नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र बंसल और स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स इंस्पिरेशन पे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैंकिंग हिस्ट्री और बैंक के टाइप्स, और ये बैंक किस प्रकार कार्य करते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैंक होता क्या है। ठीक है, देखिए बैंक वह संस्था है जो द्रव्य का व्यवसाय करती है। द्रव्य मतलब जो धन का लेन देन करती है। ठीक है, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के सेक्शन 5C के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य या व्यवसाय करती है। ठीक है, और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन दे रखी है, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के सेक्शन 5B के अनुसार बैंकिंग से आज से ऋण देने अथवा इन्वेस्टमेंट के लिए जनता से जमा प्राप्त करना है, जिसे जनता द्वारा मांग पर या किसी दूसरे तरीके से वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी दोनों डेफिनेशन हो गई, और ये दोनों ही डेफिनेशन बैंकिंग एक्ट 1949 के सेक्शन 5C और 5B के अनुसार है। ठीक है, तो आइए हम बैंक के बारे में और जानते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का इतिहास एवं विकास। बैंक शब्द का उद्गम जो है इटालियन शब्द बैंको और जर्मन शब्द बैंक से हुआ है। ठीक है, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। ये पहला बैंक था। मेसर्स अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से एक पहले यूरोपियन बैंक की स्थापना की थी। किसने की थी? मेसर्स अलेक्जेंडर ने 1770 के अंदर द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। ठीक है, 1786 जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में 3 प्रेसिडेंट बैंक की स्थापना की गई थी, और वो 3 बैंक कौन कौन से हम देखेंगे। एक बैंक है बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता को बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का एक दूसरे में विलय हो गया, तीनों ही आपस में मिल गए, जिससे क्या हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। ठीक है, देश में ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा के विकास के लिए 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम SBI के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके साथ अन्य 8 बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया, जिन्हें स्टेट बैंक का समूह कहा गया। ठीक है, SBI के साथ 8 बैंकों को और मर्ज कर दिया गया, जिन्हें हम सहायक बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2017 में उनका भी विलय स्टेट बैंक के अंदर कर दिया गया। 2017 में जो SBI की जो सहायक बैंक थे 8, उनको भी SBI के अंदर कर दिया गया। ठीक है, भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम स्वदेशी बैंक, भारतीय जो स्वामित्व का प्रथम स्वदेशी बैंक था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1911 के अंदर की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ आर्थिक नीति को सफल बनाने के लिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में कर दिया। ठीक है, RBI के बारे में मैं आपको आगे डिटेल के अंदर बताऊंगा। आगे हम देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार हुआ? बैंकों को और अधिक समाज उपयोगी बनाने के उद्देश्य से 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 19 जुलाई 1969 में हो गया था, जिनकी जमाएं 50 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, 14 बड़े बैंक जिनकी जमाएं 50 करोड़ से अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उनको एक बना दिया गया। ठीक है,
फिर एक दशक के बाद 15 अप्रैल 1980 के अंदर 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिया। ठीक है, पहले 14 थे, 6 और उसके अंदर मिला दिए गए, तो कितने हो गए टोटल 20। ठीक है, और जिनकी जमाएं 200 करोड़ से अधिक थी उनको मिला दिया गया 1980 के अंदर। देखिए प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से 19 हो गई। रीजन 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कर दिया गया। ये बैंक की हिस्ट्री थी। अब हम जानेंगे बैंक के टाइप्स, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है वाणिज्यिक बैंक, जिसे हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। वह बैंक जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं और कंपनी एक्ट के अनुसार लाभ के उद्देश्य से साख का क्रय विक्रय करते हैं। ये संयुक्त इसके अंदर बैंक होते हैं, पूंजी अंशों में विभाजित होती है। ये अंश संस्था व व्यक्ति द्वारा खरीदे हुए होते हैं। ठीक है, एसबीआई को व्यापारिक बैंक नहीं माना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना एसबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग है, ना कि कंपनी एक्ट के अनुसार। एसबीआई को व्यापारिक बैंक नहीं माना जाता है क्योंकि एसबीआई की जो स्थापना है वह एसबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी, ना कि कंपनी एक्ट के अनुसार। ठीक है, वही बैंक वाणिज्य बैंक माना जाता है जो कंपनी एक्ट के अनुसार है। उसी बैंक को वाणिज्यिक बैंक बोलेंगे जिसकी स्थापना कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले की गई हो। वाणिज्यिक बैंकों की संरचना को नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार समझा जा सकता है। वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक। अनुसूचित वाणिज्य बैंक के अंदर 3 बैंक आते हैं। कौन कौन से बैंक आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी 3 बैंक आते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे हम आरआरबी बैंक बोलते हैं। आगे हम इन सभी को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्या होता है? वे बैंक जिनका नाम आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। ठीक है, उनको हम अनुसूचित वाणिज्य बैंक बोलते हैं। और अनुसूचित वाणिज्य बैंक के अंदर शामिल होने के लिए 3 कंडीशन दी हुई है, उसे फुलफिल करना जरूरी है, तभी वह अनुसूचित वाणिज्य बैंक बोला जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वह भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हूँ। जो भी बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के अंदर शामिल होना चाहते हैं वह भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हूँ। और दूसरा है उस बैंक की प्रदत्त पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल और रिजर्व फंड दोनों को मिलाकर 5 लाख या उससे अधिक हो। ठीक है, तीसरी जो इसकी कंडीशन है, उस बैंक के कार्यकलाप मतलब जो कार्य वगैरह है वो जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध न हो। ठीक है, जो उस बैंक के कार्य हैं वो जो बैंक में खाताधारक होते हैं उनके हितों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, तभी वो अनुसूचित वाणिज्य बैंक में आ सकता है। ठीक है, अनुसूचित बैंक पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। दूसरा है गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। ये बैंक क्या होते हैं? ये अनुसूचित वाणिज्य बैंक का अपोजिट होते हैं। वे बैंक जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं, हम उन्हें गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक की श्रेणी के अंदर रखते हैं। इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5C में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके अंदर आता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं? वे बैंक जिन पर केंद्रीय सरकार तथा आरबीआई का नियंत्रण व स्वामित्व होता है, जिनका केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का पूर्णतः नियंत्रण होता है, वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक, एसबीआई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विभाजित किया गया है। इन तीनों को ही हम राष्ट्रीयकृत बैंक को हम देख चुके हैं। एसबीआई तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन से होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाओं को ध्यान में रखकर श्री नरसिम्हन की अध्यक्षता में 26 सितंबर 1975 में अध्यादेश जारी किया गया, जिससे इस बैंक ने अपना कार्य 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया था। मतलब जो आरआरबी बैंक है उसका इस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर
1975 के अंदर किया गया था। इस बैंक की स्थापना 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आरआरबी एक्ट 1976 के द्वारा की गई। ठीक है, देखिए आरआरबी की स्थापना कब हुई, 1975, और जो आरआरबी एक्ट होगा वो 1976 होगा, ये आपको याद रखना है। आरआरबी की अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ व जारी और चुकता पूंजी 15 लाख थी। इस पूंजी के अंदर 50% जो था वो केंद्रीय सरकार का है, 15% जो राज्य सरकार का होगा तथा 35% लीड बैंक, जो लीड बैंक होगा ग्रामीण एरिया के अंदर उसका होगा, उसका योगदान होगा। ठीक है, आरआरबी एक अनुसूचित बैंक है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी बैंक है। इस पर एक स्टीयरिंग कमेटी बैठती है जो आरआरबी आवश्यकता वाले जिलों को पहचान करती है कि कहाँ पर हमें आरआरबी बैंक इस्टेब्लिश करने हैं। बारह जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना के बाद आरआरबी का नियंत्रण नाबार्ड को सौंप दिया गया। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड एक बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना के बाद आरआरबी का जो पूर्णतः नियंत्रण है वो नाबार्ड को सौंप दिया गया है। 5 क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए। कौन कौन से 5 क्षेत्रीय बैंक? ये क्वेश्चन एनटी यूजीसी नेट के अंदर पूछा जा चुका है, क्षेत्रीय बैंक की स्थापना। ठीक है, पहला है मुरादाबाद, जो कि यूपी के अंदर आता है, इसके अंदर सिंडिकेट बैंक की स्थापना की गई थी। दूसरा है गोरखपुर, जो कि यह यूपी में है, इसके अंदर एसबीआई की स्थापना की गई थी। थर्ड है भिवानी, जो कि हरियाणा में उपस्थित है, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। चौथा है जयपुर राजस्थान, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। पांचवा है मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल में उपस्थित है, वहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। पहला जो आरआरबी बैंक था उससे प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। क्या? प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। आइए हम नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड क्या है? देखिए, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। पूंजी भारत सरकार व आरबीआई के द्वारा 50-50 करोड़ के सहयोग से 100 करोड़ प्रारंभिक पूंजी निर्धारित की गई थी। मतलब इसके अंदर जो पूंजी का सहयोग है वो 50-50% है भारत सरकार व आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अगस्त 1998 में किसानों अल्पकालीन साख प्रदान करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की गई, जिनका नाम केसीसी, फुल फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड रखा गया। ठीक है, किसान को अल्पकालीन साख प्रदान करने के लिए केसीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नाबार्ड के कार्य हैं। नाबार्ड के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकासात्मक कार्य और दूसरा नियामक कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं विकासात्मक कार्य कौन से हैं। ग्रामीण ऋण संस्थाओं का समन्वय करना, ऋण वितरण व्यवस्था की क्षमता में सुधार के लिए संस्थाएं बनाने के उपाय करना, कृषि और गांवों से संबंधित समस्याओं के हल के लिए विशेषता विकसित करना। ठीक है, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा उनके ग्रामीण विकास प्रयासों में सहायता करना। नाबार्ड कृषि से संबंधित क्षेत्रों में निगरानी कार्य के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। नियामक कार्य के रूप में इसके जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। ये प्राथमिक सहकारी बैंक को छोड़कर सभी प्रकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करता है। ठीक है, जांच करता है कि वह अपने कार्य अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह ऐसे शीर्ष सहकारी विपणन संघ और राज्य हथकरघा बुनकर समितियों का निरीक्षण करता है, जिन्हें स्वैच्छिक आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। प्राथमिक सहकारी समिति को छोड़कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक द्वारा अपनी शाखा खोलने के लिए सभी आवेदन नाबार्ड के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम जानेंगे निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। वैश्वीकरण के बाद ग्लोबल ट्रस्ट पहला निजी बैंक बना। ठीक है,
ग्लोबल ट्रस्ट पहला निजी बैंक बना था वैश्वीकरण के बाद, और कुछ समय बाद ये ओरिएंटल बैंक कॉमर्स से जुड़ गया। फिर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC, जिसका शॉर्ट नाम है, प्रथम निजी बैंक बना था। तो सबसे पहले निजी बैंक था वो HDFC था। ठीक है, इसके अंदर कुछ निजी बैंक्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और फेडरल बैंक। ठीक है, अब हम जानेंगे विदेशी बैंक। वे बैंक जिनका पंजीयन विदेशी नियमों के अंतर्गत हुआ हो और जिनका मुख्यालय भी विदेश में ही है, अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत में कार्य कर रहे हैं। मतलब विदेशी बैंक की कुछ ब्रांचेज जो हैं वो अपने इंडिया के अंदर उपस्थित हैं। इन पर रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण होता है, पूरे नियंत्रण नहीं होता है। विदेशी बैंक के अंदर कुछ बैंक दिए हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। अबू धाबी कमर्शियल बैंक, अबू धाबी कमर्शियल बैंक 1980 के अंदर अपना कार्य शुरू किया था। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दो बैंकों के विलय से बना था। कौन कौन से हम देखते हैं। ठीक है, 1969 के अंदर इसका गठन हुआ था। ब्रिटिश दक्षिणी अफ्रीका के चार्टर्ड बैंक की स्थापना 1863 के अंदर की गई थी, और बैंक ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया और चीन की सहायता से किया गया था 1853 के अंदर। ठीक है, भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की पहली शाखा कोलकाता 1858 में खोली गई थी। दूसरी विदेशी बैंक सिटी बैंक 1902 के अंदर खोला गया था। अदर जो विदेशी बैंक है वो इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, ड्यूश बैंक की स्थापना 1870 में बर्लिन जर्मनी में की गई थी, और 1980 के अंदर भारत के अंदर इसकी पहली शाखा खोली गई थी। कब? 1980 के अंदर। ठीक है, डबल ए बैंक मतलब एबीएन एंड अमरो बैंक, कोलकाता में 1920 के बाद यह मजबूत डायमंड फाइनेंशियल बैंक के रूप में जाना जाता है। इसने 1991 में दिल्ली के अंदर कार्य शुरू किया था। ठीक है, सहकारी बैंक, सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत सहकारी बैंक की पंजीकृत किया जाता है एवं बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 व बैंकिंग विधि अधिनियम 1955 द्वारा प्रशासित किया जाता है। छोटे किसानों, कर्मचारियों और लघु उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है। ये ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जो शहरी बैंक होते हैं वो ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पहले केंद्रीय सहकारी बैंक, इनको जिला सहकारी बैंक भी बोला जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला विशुद्ध बैंक और दूसरा मिश्रित बैंक। विशुद्ध बैंक कौन से? जिसमें केवल प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं। ठीक है, और मिश्रित बैंक कौन से होते हैं? इसमें सहकारी समिति व व्यक्ति दोनों सदस्य होते हैं। ये बैंक नगरों में स्थापित होने के कारण वाणिज्य बैंक के भी कार्य करते हैं। जो ये सहकारी बैंक होते हैं वो अपने शहरों के अंदर भी उपस्थित होते हैं, जो कि वाणिज्य बैंक का भी कार्य करते हैं, मतलब जमा स्वीकार करना और जमा देना। ठीक है, इसमें पूंजी के 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वयं के शेयर पूंजी व रिजर्व, जनता से जमा प्राप्त करना, राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना। ठीक है, प्राथमिक सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक कौन सा? इसका निर्माण गांव के 10 व्यक्ति भी मिलकर कर सकते हैं। जो प्राथमिक सहकारी बैंक है उसका निर्माण जो है 10 व्यक्ति भी मिलकर कर सकते हैं। इसमें प्रबंध अवैतनिक होता है। इसमें लाभांश घोषित नहीं किया जाता है। इसकी अल्पकालीन अवधि विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसमें ऋण अल्प अवधि व ब्याज न्यून होता है। ठीक है, ब्याज कम होता है इसके अंदर, जो प्राथमिक सहकारी समिति होती है ना उसके अंदर। अगला है हमारा राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक क्या होता है? इसे राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक भी कहते हैं। ये आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है, वह केंद्रीय सहकारी बैंक को ऋण देता है। ठीक है, आरबीआई राज्य सहकारी बैंक को ऋण देता है। ये केंद्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक सहकारी बैंक के बीच कड़ी का कार्य करता है। जो राज्य सहकारी बैंक होता है वह सेंट्रल सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक के बीच का कार्य करता है। ठीक है, ये सहकारी प्रतिभूति व कृषि पत्रों को धरोहर पर ऋण देता है। जो सहकारी
राज्य सहकारी बैंक होता है वह प्रतिभूति में कृषि पत्रों को धरोहर पर ऋण देता है। इसके पूंजी को स्रोत इस प्रकार है: जनता से जमा प्राप्त करना, आरबीआई से लोन लेना और स्वयं की पूंजी व संरक्षित पूंजी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो के अंदर हम बैंक से संबंधित और जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।